हेलो दोस्तों, एमएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव मैथ्स और रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आसान सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीजी टेट 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का हिंदी का सॉल्यूशन देखा था, जो कि पहली से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए था। आज हम लोग जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं फ्रेंड्स, वो 6वीं से लेकर के 8वीं तक के लिए काम आने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर सजेशन बॉक्स में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग सारे प्रश्नों के साथ साथ सभी 4 ऑप्शन के बारे में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। इसके साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड होंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है कि जिसकी बाह घुटनों तक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपको सिंपली इसे याद रखना है, आजानु बाहु, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है सर्वनाम और दूसरा है विशेषण। आपको दोनों जानना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की जगह पे यूज किया जाता है। आपको याद रखना है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। आपको ये याद रखना है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्वनाम जो कि 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से यहाँ पे 3 दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि किस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग विशेषण के तौर पर भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम 2 ऐसे सर्वनाम हैं जिनको यदि छोड़ दिया जाए तो शेष 4 सर्वनाम जो होते हैं उन्हें हम विशेषण के समान भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जो और सर्वनाम 4 बचते हैं उनको हम अकेले अगर लेते हैं तो वो सर्वनाम की तरह यूज होते हैं, लेकिन यदि वो संज्ञा शब्दों के साथ हम यूज करते हैं तो वो फिर विशेषण की तरह कार्य करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी वाक्य में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं और उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। इसके अलावा इसमें 2 और शब्द हैं, एक है प्रविशेषण और एक है पदविन्यास। तो आपको ये जान लेना है प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अगला है पदविन्यास। किसी भी वाक्य में पदों या शब्दों को ठीक स्थान पर बैठाना या रखने की क्रिया को हम लोग पदविन्यास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? आप लोगों को एक एक चीज याद रखनी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस बार उद्देश्य से क्वेश्चन आया था, अगली बार विधेय से क्वेश्चन आ जाए। तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर रखना है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे पॉइंट्स और सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर रहे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है तत्सम और तद्भव से। दिया हुआ 3 जोड़ा है जिसमें हमें बताना है कि तत्सम और तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक तरफ तत्सम दिया हुआ है और दूसरी तरफ तद्भव शब्द दिया हुआ है। तो स्वामी ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है साई। कर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है कान। आज्ञा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है आन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, समास से क्वेश्चन है। समास से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप समास को अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे बात हो रही अव्ययी भाव समास की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अव्ययी भाव समास होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें पहला पद जो होता है वो होता है अव्यय होता है। और अव्यय क्या होता है? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं
जिनका लिंग और वचन से रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये अव्ययी भाव समास की परिभाषा होती है और इसमें से आप बीती जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी पुस्तानुपुस्त, बेखटके और प्रतिदिन ये अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण हैं। अब बात आती है आप बीती। जब ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है तो ये किस समास का उदाहरण है? तो आपको ये भी याद रखना है कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? तो यहाँ सिंपली आपको याद रखना है संस्कृत व्याकरण। हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। अगला प्रश्न है, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, इस कहावत का अर्थ क्या है? तो आपको सिंपली इसे याद रखना है फ्रेंड्स कि अपनी खराब चीज भी किसी को बुरी नहीं लगती, ये इसका अर्थ है। बहुत ही सरल सा कहावत आया था, इसका हमें अर्थ बताना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द से आ रहे हैं तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, तो सरसों स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि कोदो, आलू और खेत ये सभी पुल्लिंग शब्द होंगे। तो इसमें से कोदो जो है वो पुल्लिंग शब्द है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको ये जान लेना जरूरी है कि जो आलू है, ठीक है, ये उकारांत स्त्रीलिंग में ये एक अपवाद है। जो भी उकारांत संज्ञाएं होती हैं वो सभी स्त्रीलिंग में होती हैं, आलू उनमें एक अपवाद है जो कि पुल्लिंग है। ठीक इसी तरह खेत, तकारांत संज्ञाएं जो होती हैं वो सभी स्त्रीलिंग में आती हैं और इसमें से अपवाद है ये खेत जो कि पुल्लिंग है। तो इसमें से आलू और खेत ये दोनों अपवाद हैं, कोदो पुल्लिंग है ही, और स्त्रीलिंग का शब्द जो है वो सरसों है। ये आपको याद रखना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अर्धविराम का चिन्ह क्या है? अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन। ठीक है, इसे अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं और इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, इसे हम अर्धविराम कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सेमीकोलन कहते हैं। इसके नीचे जो बी ऑप्शन दिया है ये अंग्रेजी में कॉमा और हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। इसके नीचे जो सी ऑप्शन दिया है इसे अंग्रेजी में कॉलन और हिंदी में उपविराम कहते हैं। डी ऑप्शन जो दिया हुआ ये हिंदी में यूज नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, ये अंग्रेजी में फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम है और हिंदी में पूर्ण विराम आप जानते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे विराम चिन्हों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। संभावना है कि आने वाले एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस आए, तो बाकी विराम चिन्हों को आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, री की मात्रा को छोड़कर और अंग और अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये 12 खड़ी की परिभाषा होती है कि री की मात्रा को छोड़कर हम री को काउंट नहीं करते हैं और अ से लेकर के अह तक जो भी होंगे व्यंजनों के साथ स्वरों के मिलाप को हम लोग 12 खड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यय से निम्नलिखित में उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है नजराना, बागीचा और सूदखोर ये जो है उर्दू के प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। इसमें से अड़ना जो है ये अलग है। ठीक, अड़ना एक अव्यय है जिसमें कोई भी प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो ऊपर के 3 जो है वो उर्दू के प्रत्यय युक्त शब्द हैं और इसमें से अड़ना जो है वो अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह वाक्य है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये संकेतवाचक वाक्य है। अब संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होता है तो हम उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे धान का सूखना जो है पानी न बरसने की संभावना पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम इसे संकेतवाचक कहेंगे। अब यहाँ से आपको कुछ चीजें और जान लेनी जरूरी है। बात हो रही है वाक्य की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि रचना के हिसाब से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात की थी। 3 प्रकार के वाक्य कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, और अर्थ के हिसाब से फ्रेंड्स ये 8 प्रकार के होते हैं। 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला विधिवाचक, दूसरा संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। इसके अलावा 4 और हैं, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के अनुसार ये 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है,
हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं? फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि विराम चिन्ह से प्रश्न था। यहाँ पे एक और विराम चिन्ह से प्रश्न आ गया है, तो आप विराम चिन्हों को अच्छे से देख लीजिएगा, संभावना है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि पूर्ण विराम के चिन्ह को छोड़कर शेष जो भी चिन्ह हिंदी में यूज किए जाते हैं वो सारे जो हैं अंग्रेजी भाषा के हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्दांतर्गत निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द आए हुए हैं, तो अनेकार्थी और इसके पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया हुआ था, तो दोनों आप अच्छे से कर लेंगे। आपको यहाँ पे देखना है गुरु, तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि गुरु का अर्थ भारी भी होता है, गुरु का अर्थ आचार्य या शिक्षक भी होता है, और गुरु का ही अर्थ बृहस्पति भी होता है। इसमें से जो अलग है वो है मूल। मूल जो है इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स कंद, जड़ या फिर पूंजी। ये इसके शब्द हो जाएंगे अनेकार्थी में। अगला प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो क्रमशः है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस वाक्य में जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, और सो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम ही है, तो ये दोनों जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। इस हिसाब से हमारा उत्तर जो आ जाएगा वो नन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसके साथ आपको ये जानना है कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को वो 6 प्रकार याद कर लेने हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और एक इसमें नहीं दिया है फ्रेंड्स, वो आपको याद रखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कुल मिला के 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? उत्तर जानने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रयत्न के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। प्रयत्न पूछा था जिसके अंतर्गत आभ्यंतर प्रयत्न से 5 भेद होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है? सिंपल था फ्रेंड्स, मुहावरे का अर्थ निकालना था, तो आपको याद रखना है उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना काम निकालना। अगला प्रश्न है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो आपको याद रखना है कि आदि इसका अर्थ होता है पहले या फिर शुरुआत में। ठीक है, तो अनुस्वार जो होता है फ्रेंड्स वो शब्दों के मध्य में लगता है, जबकि विसर्ग जो होता है वो शब्दों के अंत में लगता है। ठीक है, तो दोनों ही शब्दों के शुरुआत में नहीं लगते हैं, इसलिए ये दोनों ही कथन क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि लक्ष्मी जो है वैसे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की असाधारण गुण को दिखाया जाता है तो उस समय जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो जातिवाचक संज्ञा की तरह कार्य करता है। तो इस वाक्य में फ्रेंड्स जो लक्ष्मी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ से आपको ये जानना है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा की परिभाषा आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। आपको यहाँ से जानना है संज्ञा जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूह या समुदायवाचक संज्ञा, और 5वां जो है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होता है। अगला प्रश्न है, मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसके साथ आपको याद रखना है कि जो स्वर संधि होती है ये इनके भी 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। इन सभी के डिटेल्स फ्रेंड्स आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि आगामी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है कहावत से, गुरु कीजे जान पानी पीजे छान। कहावत का अर्थ क्या है? तो सिंपली आपको यहाँ से याद रखना था फ्रेंड्स,
कोई भी चीज अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए, इस कहावत का अर्थ है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अपठित गद्यांश से है, जिससे कि 6 क्वेश्चन आए थे। तो आप अपठित गद्यांश को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आने की पूरी संभावना है। और 6 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मतलब कि हिंदी से एक बहुत ही बड़ा पार्ट है फ्रेंड्स, जो कि 6 नंबर आपको दिला सकता है यदि आप अपठित गद्यांश पढ़ के जाते हैं। और इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको इसी के अंदर से निकालना होता है आंसर। बस आंसर निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हर बार अलग अलग अपठित गद्यांश आते हैं, तो आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ से आप इसके क्वेश्चन देख सकते हैं, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60। आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही आसान थे, इसके क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने सीजी टेट 2019 छठवीं से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं के हिंदी के प्रश्न उत्तर देखे। 4 ऑप्शन के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, व्याकरण के लगभग सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आप सारे टॉपिक पढ़ के जाइएगा, किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में मैंने बहुत कुछ समेटने की कोशिश की और बहुत सारा ज्ञान भरने की कोशिश की। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल और हर एक जरूरतमंद तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।